नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज जिस विषय की बात करेंगे उस विषय पर बात करने के लिए एक लघु कथा आपको सुनाएंगे, तो उससे समझने में आसानी होगी कि मैं जो बात कहने जा रहा हूं, जिस मुद्दे को उठा रहा हूं, उसकी गंभीरता क्या है, उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है और उससे डर क्यों है। तो पहले लघु कथा सुनाता हूं, फिर विषय पर आता हूं। एक गांव था जहां पर बाघ का बड़ा आतंक था। तो अब ये कहानी है, उसको लिटरल सेंस में मत लीजिए। तो गांव के लोगों ने जाकर जंगल में बाघ से अपील की कि भाई ये इस तरह से हम लगातार आतंक में जीते हैं कि कब क्या हो जाएगा, किसके ऊपर हमला हो जाएगा। तो बाघ ने कहा कि ठीक है, आप लोग व्यवस्था कर लीजिए, मुझे रोज़ एक आदमी चाहिए। तो आप तय कर लीजिए कि गांव में किस घर से कौन आएगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इस तरह से सिलसिला चलता रहा। एक व्यक्ति का नाम तय हुआ, वो काफ़ी देर हो गई, गया नहीं। उस दिन बारिश हो रही थी बहुत तेज़, और झोपड़ी में रहता था वो व्यक्ति, उसकी झोपड़ी टपक रही थी। बाघ आया, उसको समझ में आ गया कि ये धोखा देने वाला है, ये आएगा नहीं, वादा खिलाफी कर रहा है। बाघ आकर उसके दरवाजे पर खड़ा हो गया, झोपड़ी के दरवाजे पर। तो अंदर से वो व्यक्ति अपने परिवार के लोगों से बोला, भोजपुरी में है ये, कि बघवा से ढेर टिपटिपवा का डर। बघवा मतलब बाघ ही, और टिपटिपवा मतलब जो पानी टपक रहा है, छत जो टपक रही है, वो उसके जीवन के लिए स्थायी समस्या है, पूरे परिवार के लिए समस्या है। बाघ तो एक बार आएगा, खा जाएगा, कहानी खत्म। लेकिन ये तो साल दर साल हर मौसम में जब बारिश आएगी तब ये समस्या रहेगी। बाघ ने सुना इस बात को, तो उसको लगा कि ये नया कौन सा जानवर आ गया जो मुझसे भी ज़्यादा खतरनाक है। इस आदमी को मुझसे डर नहीं लग रहा है कि मैं इसको खा जाऊंगा, इसका जीवन खत्म हो जाएगा। ये कह रहा है कि टिपटिपवा का डर ज़्यादा है। तो ये सुन के बाघ भाग खड़ा हुआ जंगल में, फिर लौटकर उस गांव में आया नहीं। उसको लगा कि गांव में कोई नया जानवर आ गया है जो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर और मुझसे भी ज़्यादा खतरनाक है। अब आप इससे समझिए कि आम लोग किस तरह से बातों को समझाते हैं, आम जीवन की समस्याओं को किस तरह से पेश करते हैं। अब मैं विषय पर आता हूं। विषय है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण। अब ये बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये मतलब गांव वालों ने तय किया था वहाँ, यहाँ संविधान ने तय किया। संविधान ने तय किया है और इसका अधिकार दिया है चुनाव आयोग को कि आप समय समय पर SIR करवाएंगे, और ये बाकायदा संविधान में इसकी व्यवस्था की गई। जब सुप्रीम कोर्ट में बिहार के मामले में SIR के विरोध में मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो इलेक्शन कमीशन को संविधान से प्रदत्त अधिकार है, हम उसमें कोई रोक नहीं लगा सकते जब तक कि हमको कोई बड़ी अनियमितता आप न दिखाएं। SIR हो गया, मतदाता सूची फाइनल प्रकाशित हो गई, उसके आधार पर चुनाव हो गया। जो लोग विरोध कर रहे थे वो एक केस भी नहीं ला पाए जहां वो कह सके कि इस आदमी का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए था, काट दिया गया, या इस आदमी का नाम नहीं होना चाहिए था और जोड़ दिया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह का हुआ SIR के खिलाफ खड़ा किया जा रहा था। अब चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर को घोषणा की कि अब पूरे देश में, और अभी दूसरे चरण में जो है, वो पहला चरण बिहार का था, दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में SIR होगा। अब इसमें जो अगले साल चुनाव होने वाले हैं जो राज्य, उनको भी शामिल किया गया है। 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं: पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और असम। असम को अभी बाहर रखा गया, हालांकि फिर उसमें क्लैरिफिकेशन आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में NRC चल रही है। तो पुदुचेरी और तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उसके अलावा तमिलनाडु की नई पार्टी जो अभी तक कभी चुनाव नहीं लड़ी है, वो तमिल फिल्मों के सुपरस्टार विजय की पार्टी है, वो भी SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। पश्चिम बंगाल से TMC पहुंची है, सबसे ज़्यादा डर TMC को है। और उसके अलावा पश्चिम बंगाल की कांग्रेस पार्टी भी पहुंची है। कांग्रेस पार्टी अलग अलग तरह के खेल करती है, राष्ट्रीय पार्टी नहीं गई है, स्टेट की पार्टी गई है। जबकि 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। तो सवाल है कि केवल पश्चिम बंगाल की पार्टी क्यों गई है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब
प्रश्न यह 26 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने डेट लगा दी है, 26 नवंबर को सुनवाई होगी इस मुद्दे पर। तो बिहार के मामले का अभी फैसला नहीं आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है यह स्पष्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कोई व्यवधान नहीं पैदा किया है एसआईआर में। बिहार के मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण होने दिया, उसके आधार पर चुनाव होने दिया, नतीजा घोषित हो गया, नतीजे को भी रोकने की कोशिश नहीं की। तो अब सवाल है मेरा कि ये एसआईआर का विरोध क्यों? भाई हर पार्टी, हर नेता, जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता है वो जानता है और इस बात को मानता है, आम लोग भी मानते हैं कि मतदाता सूची परफेक्ट नहीं है, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, बहुत सारी अनियमितताएं हैं। जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं उनके नाम हैं, जो लोग वो राज्य या वो शहर छोड़कर चले गए हैं उनके नाम हैं, कुछ लोगों ने दूसरे शहर गए तो वहाँ वोटर आई कार्ड बनवा लिया और यहाँ भी जहाँ पहले थे वहाँ भी है, 2 जगहों पर नाम है। तो ये पूरी प्रक्रिया ऐसे लोगों को मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया है। वैसे तो मतदाता बनने के 2 ही आधार हैं। चुनाव आयोग 2 ही चीज़ें पूछता है, एक आपकी जन्मतिथि जिससे उसको पता चले कि आप 18 साल के हो चुके हैं। मतदाता बनने के लिए 18 साल की उम्र होना ज़रूरी है, उससे पहले नहीं बन सकते, और उसका पता आपकी जन्मतिथि से चल सकता है। और दूसरा, आप भारत के नागरिक हैं, क्योंकि भारत में चुनाव में मतदान करने का अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब बिहार के मामले पर सुनवाई चल रही थी तो जो लोग विरोध कर रहे थे उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के पास ये अधिकार नहीं है कि वो लोगों की नागरिकता का फैसला करे, नागरिकता को निर्धारित करे। चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसा हम कर भी नहीं रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये काम जो है वो होम मिनिस्ट्री का है। याद रखिए इस वाक्य को, ये बहुत गंभीर वाक्य था उस पूरी सुनवाई में। मैं केवल इसी वाक्य के आधार पर आगे की बात करने जा रहा हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकता का फैसला, किसी व्यक्ति की नागरिकता का फैसला करने का अधिकार होम मिनिस्ट्री को है, केंद्रीय गृह मंत्रालय को है। चुनाव आयोग के पास ऐसा कोई जो है इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे वो लोगों की नागरिकता को जांच सके। वो केवल पूछ सकता है, आपसे फॉर्म भरवा सकता है, एफिडेविट ले सकता है। एफिडेविट गलत होने पर फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन चुनाव आयोग ये नहीं कह सकता कि आप नागरिक हैं या नहीं। अगर कर सकता तो सोनिया गांधी इस देश का नागरिक बनने से पहले मतदाता सूची में उनका नाम ना आता, मतदाता ना बन पाती हैं, लेकिन वो बन गई। ऐसे लोगों की संख्या लाखों, हो सकता है करोड़ों में हो, बल्कि है ही। बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या क्या है, ये जब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी तब से चला आ रहा है। उस समय जो गृह मंत्री थे इंद्रजीत गुप्ता, उन्होंने 1.5 से 2.25 करोड़ बताया था। अब अनुमान है कि 5 से 7-8 करोड़ के बीच में ऐसे लोग हैं। ऐसे लोग कौन हैं ये अभी तक तो पता नहीं चलता था, हमारे आपके बीच ही रहते थे, संदेह केवल कर सकते थे। अब एसआईआर की घोषणा होते ही आप भारत बांग्लादेश बॉर्डर का दृश्य देख लीजिए। रोज न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं, अखबारों में खबर छप रही है, सैकड़ों हजारों की संख्या में वहाँ लोग जमा हैं। क्यों? वो बांग्लादेश लौटना चाहते हैं। ये बांग्लादेशी थे। इनमें से कुछ लोगों से बात हुई तो कई ने तो कहा कि हम 4 बार चुनाव में वोट दे चुके हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत में चुनाव प्रक्रिया को कौन प्रभावित कर रहा था। और अगर ये सफाई हो रही तो डर क्यों? कोई भी देश या कोई भी राजनीतिक दल अगर वो राष्ट्रहित की सोचती है, उसे इस बात से परेशानी क्यों होनी चाहिए कि कोई विदेशी हमारे देश में वोट देने का अधिकार न पाए। अगर उसको इस अधिकार से वंचित किया जाए जो संविधान सम्मत है, कानून सम्मत है, तो परेशानी क्यों होनी चाहिए? लेकिन परेशानी बड़े पैमाने पर है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, इन 3 राज्यों में खास तौर से, क्योंकि यहाँ चुनाव 5 राज्यों में होने वाले हैं, जिन 5 राज्यों में उनकी बात कर रहा हूँ। असम की समस्या अलग है, उसका मामला अलग है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वो मैंने आपको बताया। सबसे ज़्यादा कोई डरा हुआ है तो ममता बनर्जी है, क्योंकि ये जो बांग्लादेश भारत बॉर्डर पर बैठे हुए लोग हैं, ये सब टीएमसी के वोटर थे। ये कभी सीपीएम के वोटर हुआ करते थे। ये दोनों पार्टियां चुनाव के समय बांग्लादेश से ऐसे लोगों को बुलाती थी। इन्हें अगर पहले से रह रहे हैं तो मतदाता बनाया जाता था, और नए आए हैं तो मतदाता पहचान पत्र दिया जाता था और वोट डालने का मौका दिया जाता था। वोट डालें और कुछ दिन बाद लौट जाएं। कुछ यहीं बस भी जाते थे, बड़ी संख्या में बस गए हैं।
तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम राज्य सरकार करती है। अभी ममता बनर्जी की सरकार है, पिछले लगभग 14 साल से ज़्यादा समय से तो ममता बनर्जी करती हैं। तो क्या केवल यही डर है कि ये जो मतदाता हैं, जो पक्के तौर पर टीएमसी के वोटर हैं, वो किसी भी हालत में कोई भी परिस्थिति आ जाए भाजपा को वोट नहीं दे सकते? ये बात तृणमूल को भी पता है और दूसरे दलों को भी पता है, और जो ऐसे वोटर हैं उनको भी पता है। तो एक समस्या तो उनके सामने ये है, टीएमसी और इस तरह के दलों के सामने, चाहे वो डीएमके हो। मुझे समझ में नहीं आया कि तमिल फिल्मों के सुपरस्टार टीवीके पार्टी के अध्यक्ष विजय को क्या परेशानी हो गई। पहले वो जो लोग एसआईआर का विरोध कर रहे थे उनका विरोध कर रहे थे, अब वो एसआईआर के विरोध में आ गए। तो कुछ लगता है राजनीति में जब से आए हैं कन्फ्यूज्ड हैं, किसका समर्थन करना चाहिए, किसका विरोध करना चाहिए, किसके साथ चलना चाहिए, किसके खिलाफ होना चाहिए, ये वो तय नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका मामला छोड़ देते हैं अभी बड़े मुद्दे पर कि एसआईआर से समस्या क्या है, एसआईआर से डर क्या है। एसआईआर वो बाघ है जो कह रहा है कि हम जितने भी गैर भारतीय यहाँ पर नागरिक बने हुए हैं या फिर वोटर बने हुए हैं उनको खा जाएंगे, यानी उनको मतदाता सूची से उनका नाम हटा देंगे। तो अगर मामला केवल यहाँ तक होता तो मुझे लगता है ये जो पार्टियां विरोध कर रही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट गई हैं इसके विरोध में, वो शायद इतना विरोध तो तब भी होता, लेकिन इस तरह से नहीं। जिस तरह से विरोध हो रहा है उससे लगता है जैसे उनके एग्जिस्टेंस का सवाल है, उनके राजनीतिक अस्तित्व का सवाल बन गया है। तो डर किस चीज़ का है? बाघ का नहीं, टिपटिपुआ का। और इस मामले में टिपटिपुआ कौन है? एनआरसी। उनको डर है कि एसआईआर का अगला कदम होगा एनआरसी, और आने वाले 2-3 सालों में ऐसी प्रक्रिया लगातार चलने वाली है। एनआरसी होते ही जो अभी सवाल उठाया जा रहा है कि चुनाव आयोग को अधिकार नहीं है किसी की नागरिकता तय करने का, वो अधिकार केंद्र सरकार का होगा। केंद्र सरकार, एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, तो ये पक्का हो जाएगा कि कौन इस देश का नागरिक है कौन नहीं है। नागरिक है, अगर एनआरसी में उस रजिस्टर में आपका नाम है तो आप मतदाता बन सकते हैं, आप आधार कार्ड बनवा सकते हैं, आप पैन कार्ड बनवा सकते हैं, राशन कार्ड बनवा सकते हैं, और भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन एनआरसी से बाहर हो गए तो इनमें से कुछ नहीं कर सकते। एसआईआर से डर केवल इसलिए नहीं है कि मतदाता सूची से ये जो फर्जी वोटर हैं ये बाहर हो जाएंगे। अब एसआईआर में केवल ऐसे लोग नहीं, ये तो डर के मारे भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? जो नागरिकता और इमिग्रेशन कानून में केंद्र सरकार ने परिवर्तन किया, संशोधन किया है, उसके अनुसार सारे राज्यों को ये निर्देश है कि वो 3 काम करें। जितने विदेशी हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उनको डिटेन करें और उनको डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू करें। अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने सारे जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार के इस कानून के अनुसार आप हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाएं। एसआईआर के बाद जो लोग डिटेन किए जाएंगे, जो इस देश के नागरिक नहीं हैं, उनको उस सेंटर में रखा जाएगा। तो ये जो भाग रहे हैं, आपको भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर दिख रहे हैं, वो इसी डर से भाग रहे हैं। उनको मालूम है कि पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाएंगे तो फिर गिरफ्तार होंगे, फिर डिटेंशन सेंटर में रखे जाएंगे। और ये भी जो संशोधन है केंद्र सरकार का, उसमें ये भी कहा गया है जो जिला जेल है उसमें इनको नहीं रखा जाएगा, उससे अलग रखा जाएगा। तो उसका डर सता रहा है। इसलिए आप देखिए, चाहे अखिलेश यादव हों, एक बार कहते हैं कि हम समर्थन करते हैं, हम इसके विरोध में नहीं हैं, फिर उसका विरोध करते हैं, तो तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि इधर रहें कि उधर रहें। बिहार का देख लिया इन पार्टियों ने, विरोध करने का कोई फायदा नहीं हुआ। राहुल गांधी ने इसको सबसे बड़ा मुद्दा बनाया और मजाक का सबसे बड़ा पात्र बन गए, हास्यास्पद बन गई उनकी स्थिति। बिहार के एक भी मतदाता ने एसआईआर को लेकर कोई शिकायत नहीं की, वोट चोरी का कोई आरोप नहीं लगाया। ये राहुल गांधी के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है। उनका जो राजनीतिक अभियान था उसकी सबसे बड़ी पोल खोलने वाला ये मामला है। राजनीतिक दलों को छोड़ दीजिए, उनकी बात नहीं माननी चाहिए, आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते ही रहते हैं। आम मतदाता की, आम लोगों की बात कर रहा हूँ। आपने इतना लंबा दौर देखा चुनाव प्रचार का, चुनाव प्रचार हुआ, वोट हुआ, नतीजा आ गया,
आज भी क्या आपको कहीं से बिहार के किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, किसी गांव से ये सुनने को मिला कि वोट चोरी हो गई, हमारा वोट जो है काट दिया गया? तो राहुल गांधी किस पोली ज़मीन पर खड़े थे इस मुद्दे पर, ये सबके सामने आ गया। लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी ने इस मुद्दे को छोड़ा नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो अनुभव से सीखने को तैयार नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में बहुत सी कहावतें हैं, उनको आज छोड़ देते हैं। तो दरअसल SIR नहीं, NRC का डर सता रहा है। NRC का डर मतलब NRC अगर हो गई तो स्थायी रूप से ऐसे मतदाता हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे, न केवल बल्कि भविष्य में भी नहीं बन पाएंगे। चिंता ये है इन पार्टियों की कि अभी तो जो नुकसान होगा ही, भविष्य के लिए भी हमेशा के लिए हमारा ये फायदा बंद हो जाएगा। हमको ये जो लाभ मिल रहा है, अतिरिक्त लाभ मिल रहा है, गैर कानूनी तरीके से लाभ मिल रहा है, वो बंद हो जाएगा। तो NRC होगा और फिर उनको मालूम है कि और 2 चीज़ों की घोषणा हो चुकी है, वो संवैधानिक प्रक्रिया है, वो होगी ही। एक है जनगणना, 2026 में जनगणना होगी। वैसे जनगणना 2021 में ही होनी चाहिए थी, लेकिन कोविड की वजह से टल गई और टलती गई। अब 2000 सरकार ने फैसला किया है, घोषणा कर दी है कि जनगणना होगी, जाति की भी गणना होगी। बिहार में जाति की गणना से जो लोग सबसे ज़्यादा शोर मचा रहे थे जाति की गणना का, उनको बिहार के चुनाव में कोई फ़ायदा नहीं हुआ, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे RJD हो, चाहे दूसरी पार्टियां हों। तो उस जनगणना से, जाति की गणना का उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि नुकसान आने वाले दिनों में और बड़ा होने वाला है। उस पर फिर कभी बात करेंगे कि क्या और किस तरह का नुकसान होगा या हो सकता है। उसके बाद जो है डिलिमिटेशन होगा। जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव क्षेत्र हैं, उनका पुनर्निर्धारण होगा, उनकी संख्या बढ़ेगी। 1971 की आबादी के आधार पर जो है आखिरी परिसीमन हुआ था, उसके बाद फ्रीज कर दिया गया था। वो करीब 20 साल के लिए फ्रीज किया गया था, फिर वो बढ़ता गया। अब सरकार ने तय किया है कि अब इसको और नहीं बढ़ाया जा सकता, यानी आबादी के अनुपात में सीटों की संख्या बढ़ेगी। तो दक्षिण के राज्यों ने, खासतौर से तमिलनाडु ने ये मुद्दा उठाया कि हमारी संख्या संसद में कम हो जाएगी। बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि नॉर्थ इंडिया की सीटें बढ़ जाएं, जिससे उसका हमेशा बहुमत बना रहे। तो केंद्र सरकार ने बड़ा स्पष्ट किया कि संख्या ज़रूर बढ़ेगी सभी राज्यों की, लेकिन वो अनुपात बना रहेगा। जैसे आज पुदुचेरी को मिलाकर तमिलनाडु में 40 सीटें हैं लोकसभा की, उत्तर प्रदेश में 80 हैं। तो ये अनुपात 40 और 80 का बना रहेगा। अगर मान लीजिए कि 120 हो जाती है उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या, तो तमिलनाडु और पुदुचेरी के लोकसभा सदस्यों की संख्या फिर 60 हो जाएगी। तो ये अनुपात हम नहीं बिगड़ने देंगे, ये आश्वासन दिया है केंद्र सरकार ने। दूसरा, आपको याद होगा कि महिला आरक्षण भी लागू होना है, वो संसद से कानून पास हो चुका है। तो डिलिमिटेशन के समय ही महिला कॉन्स्टिट्यूंसीज का निर्धारण होगा। तो अभी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनकी संख्या तो बढ़ेगी ही, उनका आकार भी छोटा हो जाएगा। तो पूरा राजनीतिक समीकरण बदल जाएगा। अभी जो लोग अपने किसी चुनाव क्षेत्र को अपना गढ़ मानते हैं, वो सारे गढ़ ध्वस्त हो जाएंगे। और ये पार्टी निरपेक्ष है, हर पार्टी के साथ होगा। ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी के साथ होगा। और उसमें जो डर है विपक्ष का, जो हेमंत बिश्व शर्मा ने असम में किया है, वो डर है कि मुस्लिम बहुल इलाकों का प्रभाव कम करना। जिस तरह से डेमोग्राफी बदल रही है, जिस तरह से मुसलमान अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, चाहे वो सामान्य तरीके से या फिर घुसपैठ के जरिए या धर्मांतरण के जरिए। तो असम में हेमंत बिश्व शर्मा ने ये किया कि जो मुस्लिम बहुल इलाके थे, उनमें से जहाँ तक संभव हो सकता था, कुछ इलाके काटकर हिंदू बहुल इलाकों के साथ मिला दिए गए। तो एक आबादी का संतुलन बन गया। और उसके अलावा जहाँ ये संभव नहीं था, उनमें से कई जगहों पर उन इलाकों को, उन निर्वाचन क्षेत्रों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। वहाँ से SC या ST का उम्मीदवार ही हो सकता है। ये डर विपक्ष को सता रहा है कि केंद्र सरकार ये काम करेगी। ये मुस्लिम वोट का जो वीटो है, उसको और कमज़ोर करने के लिए कदम उठाएगी। तो फिर कह रहा हूँ कि डर बाघ का नहीं है, टिपटिपुआ का है। यानी SIR के बाद जो होगा, NRC, जनगणना और उसके बाद डिलिमिटेशन,
ये 3 मुद्दे हैं जो विपक्ष को दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए आसन्न संकट की तरह से है, जो उनके राजनीतिक अस्तित्व को झंझोड़ सकता है। इसके लिए उनको नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ेगी, नए सिरे से चुनावी रणनीति, संगठन नए सिरे से खड़ा करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। वो आराम का जीवन जो है कि आराम का जीवन कि इतने % वोट पक्का है, इतना वोट हमारा कोर वोट है, ये तो मिलेगा ही, वो सब बदलने वाला है। तो पूरी राजनीति देश की बदलने वाली है। किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये 2029 के चुनाव में पता चलेगा। लेकिन इतना ये तय है कि यथास्थिति नहीं रहने वाली है, और यथास्थिति सबसे ज़्यादा आलसी लोगों को डराती है। परिवर्तन उनको रास नहीं आता है। तो जो निकम्मे और आलसी लोग होते हैं वो हर परिवर्तन से डरते हैं, चाहे वो परिवर्तन भविष्य में उनके लिए फ़ायदेमंद ही क्यों ना हो। तो इसलिए SIR का इतना विरोध हो रहा है, और ये डर उनको सता रहा है कि SIR आखिरी कदम नहीं है, पहला कदम है। तो अब आप देखिए 26 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया होता है। बिहार के मामले में तो संविधान और इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ा रहा, आगे किस तरह का रवैया रहता है ये सामने दिखाई देगा। अब जब सुनवाई होगी तब सुप्रीम कोर्ट में, उससे पहले ही 24 नवंबर को नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ चुके होंगे, जस्टिस सूर्यकांत। तो अब जो है विपक्ष की उम्मीद सारी सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के कदम रोक दे। उनको लगता है SIR रुकेगी तो बाकी जो अगले कदम हैं वो भी रुक जाएंगे, अगर रुकेंगे नहीं तो पोस्टपोन तो हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि शायद ऐसा हो नहीं पाएगा, लेकिन भविष्य के बारे में कौन बता सकता है? सुप्रीम कोर्ट बता सकता है कि वो देश को किस रास्ते पर ले जाना चाहता है, या देश को किस रास्ते पर जाते हुए देखना चाहता है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।